प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज हम लोगों के लिए एक बड़ा ही विशेष दिन है, क्योंकि आज हम लोग आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक युवा IAS अधिकारी श्री दिव्यांशु सिंगल से। जोरदार तालियों के माध्यम से हम उनका आश्रम में स्वागत करते हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री दिव्यांशु सिंगल। बैठिए सर। अब बगैर किसी औपचारिकता के बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ बातें श्री दिव्यांशु सिंगल के बारे में बताना चाहता हूं। आप श्री गंगानगर जिले के केसरी सिंहपुर कस्बे के निवासी हैं। IAS का प्रथम अटेम्प्ट आपने 2019 में दिया, जिसका परिणाम 2020 में आया और आपने पूरे भारत में 60वीं रैंक हासिल की, यानी कि पहले ही अटेम्प्ट में। अब एक बात और जिससे आपको थोड़ा सा आश्चर्य भी होगा जानकर कि इनका जो बर्थ है वो है 97। यानी कि हो सकता है कि यहां पर उपस्थित कोई व्यक्ति अवस्था में, आयु में इनसे बड़ा हो। इतनी कम उम्र में उपलब्धि हासिल कर लेना निसंदेह एक उपलब्धि है, लेकिन इससे भी बड़ी बात इनकी जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल होने के बावजूद भी इनकी जो सहजता है, इनकी जो सरलता है, जो इनकी विनम्रता है, वो है अद्भुत। ये बात मैंने खुद इंदर जी को बताई कि भाई बहुत ही विनम्र व्यक्तित्व हैं आप। तो आज हम इनसे रूबरू होने जा रहे हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा, लेकिन साथ में ये भी बात हो सकती है कि मैं कुछ कहता हूं और ये आपको कुछ कहें। कुछ बिंदुओं पर हमारी बातों में आपको विरोधाभास लग सकता है, लेकिन उसके क्या कारण हैं उन पर भी हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। तो दिव्यांशु जी, आपका आश्रम में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार पुनः हमारे बच्चे तालियों के माध्यम से आपका अभिनंदन कर रहे हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर मूलतः अधिक संख्या जो बच्चे उपस्थित हैं वो हैं RAS की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे और सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे। कुछ बच्चे IAS के लक्ष्य को लेकर भी चल रहे हैं, क्योंकि IAS RAS में बहुत ज्यादा आधारभूत अंतर नहीं है। तो दिव्यांशु जी का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि जितना जनरस इंट्रोडक्शन आपने मुझे दिया है कुछ ज़्यादा ही होगा, बट थैंक यू सो मच। इसीलिए मैंने ये कहा था कि आप बहुत ही विनम्र और सहज व्यक्ति हैं, तो मैंने मेरी बात का प्रमाण भी आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। खैर, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? सन तो मैंने आप बच्चों को बता ही दिया, लेकिन जन्म तारीख क्या है आपकी? 22 जून 1997। अब मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आपने कक्षा 10 कहाँ से उत्तीर्ण की? केसरी सिंहपुर में ही एक स्कूल है, श्रीमती मैना देवी पब्लिक स्कूल। मैंने 10th क्लास वहीं से की थी। कौन से सन में किया आपने 10th? 2011 में। 2011 में, ठीक है। और कक्षा 12 आपने कहाँ से उत्तीर्ण की?
BSF स्कूल है श्रीगंगानगर में 2013 में। ठीक है, 2013 में आपने 12वीं की। फिर ग्रेजुएशन आपने कब और कहाँ से की? ग्रेजुएशन मेरी थी दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदू कॉलेज से। हिंदू कॉलेज से। और ग्रेजुएशन में आपके विषय क्या रहे? मेरी ग्रेजुएशन थी BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स, तो उसमें सर एक ही सब्जेक्ट होता है, मैथमेटिक्स ओनली। ठीक है। और ग्रेजुएशन के बाद भी क्या आपने अपनी अकादमिक योग्यता को कुछ और बढ़ाया? हाँ जी सर, मैंने उसके बाद मैथ्स में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की थी हिंदू कॉलेज से ही। मैथ्स में कब होगी कंप्लीट आपकी मैथ्स में पोस्ट ग्रेजुएशन? 2018। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि आपने IAS की प्रिपरेशन कब शुरू की? क्या ग्रेजुएशन के दौरान ही आपने स्टार्ट ले लिया था या ग्रेजुएशन के बाद आपने इसे शुरू किया? मैंने सर ग्रेजुएशन के बाद ही शुरू की थी, आपने MSc के फर्स्ट ईयर में। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद आपने शुरू किया। अच्छा, ये IAS का लक्ष्य आपको कब और कैसे, किसने दिया? मुझे IAS बनने के लिए एनकरेज मेरे पापा ने किया था। तो स्कूल टाइम से ही मुझे था कि ये एक टारगेट है जिसके लिए मैं ट्राई करना चाहूँगा। लेकिन जैसे मेरा इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा मैथ्स में था, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं अपनी ग्रेजुएशन के लिए सोचता हूँ। तो फिर मैंने पहले ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में की। फिर ग्रेजुएशन के टाइम पे हमारे कॉलेज से काफ़ी लोगों जैसे क्लियर करते हैं, मेरे सीनियर्स से इंटरेक्शन हुई, तो उन सब के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूँगा। आपने प्रिपरेशन लगभग किस सन में शुरू की? एक बार सन अगर बता दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 2016, जुलाई 2016। 2016 में आपने अपनी IAS की प्रिपरेशन शुरू की। वैसे तो हमारे विद्यार्थी IAS के पेपर पैटर्न के बारे में, परीक्षा प्रणाली के बारे में बखूबी जानते हैं, लेकिन आपके श्रीमुख से ही हम लोग सुनना चाहेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा जो है वो उसमें कितने पेपर होते हैं और कितने अंकों की होती है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और मुख्य विषय वस्तु क्या रहती है? जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला होता है जनरल नॉलेज का और दूसरा होता है CSAT का, जिसे बोलते हैं लाइक सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो दोनों पेपर सेम डे ही होते हैं और दोनों पेपर्स के बीच अराउंड 3 घंटों का गैप होता है। तो जैसे मान लो 9:30 से 11:30 अगर आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा, तो 2:30 से 4:30 उसी दिन आपका CSAT का पेपर होगा। सिर्फ और सिर्फ जनरल स्टडीज़ के पेपर काउंट होते हैं आपकी मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, और CSAT में आपको सिर्फ 33% मार्क्स चाहिए। दोनों पेपर 200 मार्क्स के ही हैं। तो CSAT में जैसे आपको अराउंड 66 या 67 मार्क्स होंगे, तो अगर आप उतना मार्क्स अचीव कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई हैं। और जनरल स्टडीज़ के पेपर में आपकी कट ऑफ आएगी लेट्स जस्ट से 105 आउट ऑफ 200। तो जो उस कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे वो आगे मेंस में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है। और जो प्रारंभिक परीक्षा है, जो PT है, जो प्री टेस्ट है, उसमें मुख्यतः तैयारी करने के लिए किन किन चीज़ों को पढ़ना पड़ता है? आज के पहले शायद थोड़ा ऐसा होता था कि प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होता था। अब प्रीलिम्स भी बहुत कंसेप्चुअल हो गया। जैसे कि अगर RBI ने कोई स्टेप लिया तो वो बताएंगे कि RBI ने ये स्टेप लिया तो इस स्टेप के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। तो उसमें फिर 3 या 4 स्टेटमेंट्स होंगी, फिर ऑप्शंस होंगे कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, फर्स्ट और सेकंड या फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अब प्रीलिम्स भी बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल हो गया। तो मेरे ख्याल से अब ऐसा नहीं रहा कि हम प्रीलिम्स को एक अलग साइलो के तौर पे देखें। तो पूरे एग्ज़ाम की प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट इकट्ठे ही होती है। ये होता है कि आप प्रीलिम्स से जस्ट पहले थोड़ा टेस्ट सीरीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रीलिम्स से 2 या 3 महीने पहले, लेकिन जो हमारी स्टार्टिंग है प्रिपरेशन की वो सारी एक अब कंटिन्यूम है, एक अलग अलग चीज़ नहीं है। ठीक है। और PT में मुझे लगता है कि पढ़ा तो वही जाता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाँ जी। और इसके अलावा करंट। और CSAT हाँ जी। में अगर देसी भाषा में कहें तो
मैथ्स पढ़नी पड़ती है, देसी भाषा में कहें हाँ तो। जी, हाँ जी। ठीक है। और उसके बाद मुख्य परीक्षा होती है जो कि लिखित है, डिस्क्रिप्टिव है। तो मुख्य परीक्षा कितने अंकों की होती है, कुल कितने अंकों की होती है? हम यूपीएससी मुख्य परीक्षा में जो रिटन और इंटरव्यू है उसको दोनों को काउंट करती है। जी। तो रिटन पार्ट 1750 मार्क्स का है। रिटन जो है, लिखित यानी कि हाँ जी। मुख्य परीक्षा जो है वो 1750 की है। 1750 अंकों की है। हाँ जी। और कितने पेपर होते हैं इसमें जिनके अंक 1750 में जोड़े जाते हैं? 7 पेपर होते हैं। 7 पेपर जिनके हाँ जी, अंक जोड़े जाते जिनके हैं। अंक जोड़ते हैं। इसके अलावा एक हिंदी अंग्रेजी का पेपर हम बोल देते हैं, हाँ जी, जो कि क्वालिफाइंग होता है। होता है। उसमें हमारे पास चॉइस होती है कि हम हिंदी के अलावा कोई मर्जी दूसरी लैंग्वेज जो जी। हमारे शेड्यूल उसमें है 8 में है वो जी। चूज़ कर सकते हैं। पर जैसे अपने एरिया में तो हम हिंदी चूज़ करेंगे। ठीक है। 1750 अंक की मुख्य परीक्षा, हाँ जी, यानी कि प्रत्येक पेपर 7 पेपर हैं, तो हर पेपर जो है 250 अंकों का ही हो गया। हाँ जी, और विषय वस्तु लगभग वही है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हाँ एनवायरनमेंट, जी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट। इसके अलावा एथिक्स के भी एक पेपर की चर्चा की जाती है, हाँ जी, हाँ जी, GS4। GS4 की। और 2 पेपर ऑप्शनल के भी होते हैं। हाँ जी, हम एक सब्जेक्ट अपनी तरफ से चूज़ करते हैं और उसी सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे। और आपका ये सब्जेक्ट क्या था ऑप्शनल? मेरा सर मैथमेटिक्स ही था। मैथमेटिक्स था। तो कितने अंक आपको प्राप्त हुए 500 में से मैथमेटिक्स में? 306। 306 बहुत अच्छे अंक मैं मानूंगा। मेरी अभी दिव्यांशु जी से जब बात हो रही थी तो इन्होंने मेरे को ये भी बताया कि मैथ्स मेरा पैशन है, कि मुझे गणित करनी बेहद अच्छी लगती है, और इसी पैशन को इन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में भी चुना। अच्छा दिव्यांशु जी, सभी लोग कहते हैं कि आईएएस की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन की कला में आपको पारंगत होना चाहिए, कि उत्तर लेखन का खूब अभ्यास होना चाहिए, और उत्तर लेखन में कुछ फ्लो चार्ट, डायग्राम्स का भी यूज़ आपको करना चाहिए। तो उत्तर लेखन की इस विधा के बारे में हमारे बच्चों को आप कृपया बताइए। उत्तर लेखन और आंसर राइटिंग का मेरे हिसाब से मेंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम सभी प्रिपेयर करते हैं, आप सभी प्रिपेयर कर रहे हो, सभी को नॉलेज अच्छी होती है, लेकिन हम उस नॉलेज को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है उस एग्ज़ामिनर को जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ वो आंसर शीट है। तो जितना अच्छा आप उस आंसर शीट में लिखोगे उतना ही अच्छा आप अपनी जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो आपकी प्रतिभा है, वो आपको उस एग्ज़ामिनर तक पहुंचा पाओगे और उसी अकॉर्डिंग वो एग्ज़ामिनर आपको मार्क्स देगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे मेहनत बहुत करते हैं, स्टडी बहुत करते हैं, पर अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को प्रैक्टिस नहीं करते, अपनी लैंग्वेज स्किल्स को प्रैक्टिस नहीं करते। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है आंसर राइटिंग का। वो आप कैसे प्रिपेयर करते हो वो आपका मेथड डिफरेंट हो सकता है, पर इम्पॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे आप कह रहे थे फ्लो चार्ट्स के बारे में और डायग्राम्स के बारे में, तो फ्लो चार्ट भी एक कम्युनिकेशन का मेथड है। आप उतना, जैसे अगर आप कोई फ्लो चार्ट यूज़ करते हो, कोई आप डायग्राम यूज़ करते हो, तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक बहुत कम टाइम में एक्सप्रेस करते हो। जैसे आप खुद भी अगर कोई बुक पढ़ रहे हो तो उस बुक में कोई इलस्ट्रेशन आती है तो आपको खुद को बेटर फील होता है कि चलो आपको इस इलस्ट्रेशन से बेटर समझ आया। तो सिमिलरली कोई भी अगर एक टॉपिक है तो अगर आप उस टॉपिक पे कोई इलस्ट्रेशन बना सकते हैं, कोई फ्लो चार्ट बना सकते हैं, तो आप अपने आइडियाज़ को बेटर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है और काफ़ी यूटिलिटी है। अच्छा, जैसे हैंडराइटिंग का, हस्तलेख का मुख्य परीक्षा की सफलता में क्या कुछ योगदान रहता है? अगर हैंडराइटिंग बढ़िया है तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं? इसको मैं इस तरीके से कहना चाहूँगा कि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपने अच्छे से तैयारी भी करी होगी तो हो सकता है आपको बुरे नंबर मिले, क्योंकि जो एक एग्ज़ामिनर है अगर वो आप
आपको उसको समझ ही नहीं पा रहा। आप खुद सोचो, अगर आप एक एग्जामिनर की कुर्सी में हो और आपको किसी की नोटबुक चेक करनी है और आपको समझ ही नहीं आ रहा उसमें क्या लिखा है और आपको बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है कि क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, तो हो सकता है कि वो जो 20 क्वेश्चन आपको चेक करने हैं उसके 2-3 क्वेश्चन बाद आप सोचो यार इसने कुछ अच्छा लिखा ही नहीं होगा, आप उसको नंबर कम दे दो। तो जैसे मेरी भी हैंड राइटिंग इनिशियली अच्छी नहीं थी, तो मैंने स्टार्टिंग में ही जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तभी से मैंने एफर्ट करके अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करी। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप अपनी हैंड राइटिंग पे वर्क करो। बहुत ही महत्वपूर्ण बात दिव्यांशु जी ने मुख्य परीक्षा के बारे में बताई। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएएस मुख्य परीक्षा में भी वो उतरेंगे। तो यहाँ पर दिव्यांशु जी ने हमें मार्ग निर्देशित किया कि हमें फ्लो चार्ट्स का यूज़ करना है, हमें डायग्राम्स का यूज़ करना है, हमें मैप्स का यूज़ करना है अपनी आंसर राइटिंग में। तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। और हस्तलेख की भूमिका इन्होंने कहा बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में मेरा मानना भी ये है कि अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है तो आपको कहीं ना कहीं अंकों में ज़रूर लाभ मिलेगा। ये बात हम लोग बरसों बरस से स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा, मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन के अभ्यास के लिए टेस्ट सीरीज का भी बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। तो क्या आपने भी मुख्य परीक्षा में किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया था? इस आंसर से पहले मैं अपने पिछले वाले आंसर में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे जो ये सारे चीज़ें हैं, जैसे अगर हम कहीं आंसर राइटिंग में डायग्राम्स हैं या फ्लो चार्ट हैं, जैसा सर ने बताया उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में, ये आपके एक टूल हैं। जैसे आपके पास एक टूल है, आपके आर्मरी में एक टूल किट है, वो उसको आपको यूज़ करना है, आपको उसको ओवर यूज़ नहीं करना। तो अगर आप उसको राइट अमाउंट में यूज़ करते हैं तो आपको उसका काफ़ी बेनिफिट होता है। सिमिलरली जैसे सर ने हैंडराइटिंग का भी बोला, एक डिसेंट लेवल आपको अचीव करना ज़रूरी है। जैसे आप इस चीज़ की टेंशन मत लेना कि कभी आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर एक डिसेंट लेवल आपको अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप जो लिख पा रहे हो उसको एग्जामिनर इजीली समझ पाए और देखने में वो अच्छा लगे। और जो टेस्ट सीरीज़ वाला जो कंपोनेंट है, मैंने टेस्ट सीरीज़ की थी दिल्ली में ही, फोरम आईएएस करके एक इंस्टीट्यूट है, उनसे टेस्ट सीरीज़ की थी। टेस्ट राइटिंग भी मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि अगर आप उस एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, उस एग्ज़ाम से पहले आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर ही नहीं किया कि आप द चैलेंज जो आप फेस कर रहे हो, कि वो आप क्या चैलेंज फेस कर रहे हो, तो आप हो सकता है उस आप एग्ज़ाम में जाओ, आपको सब आता है और आप ब्लैंक हो जाओ। या फिर अगर जैसे आप कहो कि आपको 20 क्वेश्चन लिखने हैं, अगर आपने अपनी स्पीड ही नहीं चेक की कि आप जिस तरीके से आप लिख रहे हो, आपकी जो शैली है, क्या आप उस तरीके से जो आपके 20 क्वेश्चंस हैं, जो एक एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन होते हैं, क्या आप उन 20 क्वेश्चन से जस्टिस कर पा रहे हो, क्या आप उन 20 क्वेश्चंस को ढंग से लिख पा रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि आप जल्दबाजी करने लगे और आपने लेक्चर से 2.5 घंटे में ही आपने 20 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन एक क्वेश्चन में आपको 150 वर्ड्स लिखने थे, आपने लिखे ही 80 to 90 वर्ड्स, तो वो चीज़ बहुत गलत है। और सिमिलरली आप एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सजाते जा रहे हो और आपने इस चक्कर में लास्ट वाले 5 क्वेश्चन छोड़ दिए। आपने वो 15 क्वेश्चन कितने मर्जी अच्छे लिखे हों, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये जो आपकी गलतियाँ होंगी, ये गलतियाँ आप टेस्ट सीरीज़ में कर सकते हो, ये गलतियाँ आप रियल एग्ज़ाम में नहीं कर सकते। तो टेस्ट सीरीज़ आपको अपनी गलतियाँ सुधारने का मौका देता है। तो टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई दिव्यांशु जी ने। मैं अक्सर देखता हूँ आईएएस की मुख्य परीक्षा देने वाले बच्चे एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक करते हैं कि मान लीजिए 20 प्रश्न आने हैं तो 15 प्रश्न वो बहुत ही सुंदर सजा संवार कर देंगे और 5 क्वेश्चन छोड़ देंगे। सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आपने कितने ही बढ़िया क्यों ना किए हों। 15 क्वेश्चन, मेरा मानना यह है कि आपको 20 के 20 क्वेश्चन करने हैं, चाहे आपको उसमें से एक आधा क्वेश्चन नहीं भी आता तो भी आपको करना है।
करना जरूर है, चाहे उस प्रश्न की बेसिक बात ही आप उत्तर के रूप में लिखें। तो यही चीज आरएएस में भी हमें अप्लाई करनी है। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा के पश्चात साक्षात्कार की, इंटरव्यू की। मुझे ये बताइए कि आईएएस का साक्षात्कार कितने अंकों का होता है? 275 मार्क्स का। 275 अंकों का साक्षात्कार होता है आईएएस में। आपको इसमें से कितने अंक मिले? 182। 182 मैं बहुत ही बढ़िया अंक मानूंगा। क्या क्या मुख्य बातें आपसे साक्षात्कार में पूछी गई? इंटरव्यू जो यूपीएससी का होता है उसको यूपीएससी ऑफिशियल लैंग्वेज में पर्सनालिटी टेस्ट बोलती है जी। इंटरव्यू शब्द का वो प्रयोग नहीं करती। तो इसी से हमें एक ये हिंट मिलता है कि वो आपको जानना चाहते हैं कि क्या आप इस एग्ज़ाम के लिए सूटेबल हो और क्या आपकी क्वालिटीज़ हैं। तो इंटरव्यू से पहले वो हमें एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म लिखना होता है जिसे हम डैफ बोलते हैं। तो डैफ में आप अपने बारे में कई सारी डिटेल्स देंगे, जैसे कि आपने स्कूलिंग कहाँ से करी, आपके पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं, आपके पेरेंट्स का बर्थ प्लेस भी पूछते हैं उसमें, आपके हॉबीज़, आपके इंटरेस्ट, आपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में क्या क्या अचीव किया, क्या क्या किन किन चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, वो सब पूछते हैं। अगर आपने उससे पहले जॉब भी करी हुई है तो वो आपसे ये भी पूछेंगे कि आपने जॉब कहाँ करी, उसके बारे में डिटेल्स दीजिए। तो जैसे सबसे पहले जब मेरा जब सिविल्स का इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने मुझसे मेरे इंटरेस्ट के बारे में पूछा। तो मैंने अपने इंटरेस्ट जैसे उसमें मेंशन किए हुए थे कि मुझे जो फिक्शनल नॉवेल्स होते हैं उनको पढ़ने का शौक़ है या मेरी हॉबी है। उसके अलावा जैसे मैंने अपनी हॉबी लिखी हुई थी कि जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, तो जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट्स होती हैं उनके बारे में मुझे पढ़ने का शौक़ है। और तीसरी मैंने अपनी हॉबी लिखी हुई थी जॉगिंग। तो सबसे पहले तो मैम ने मुझसे पूछा कि चलो आपको अगर नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ है तो टेल मी सम ऑफ द नॉवेल्स दैट यू हैव रेड। तो मैंने अपने जो कुछ एक नॉवेल्स थे उनके बारे में बताया। फिर इंटरव्यू पैनल में जैसे चेयरपर्सन के अलावा 4 लोग और होते हैं, वो 4 लोग जनरली एक्सपर्ट्स होते हैं और जो चेयरपर्सन होता है वो यूपीएससी का मेंबर होगा। तो जो 4 लोग होते हैं फिर वो आपसे और क्वेश्चंस पूछते हैं ये चेक करने के लिए कि कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे। जैसे आप ये कभी मत सोचना कि आप यूपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड को झूठ बोल के आगे निकल जाओगे। वो लोग बहुत एक्सपर्ट्स हैं। आपने एक इंटरव्यू देना है, उन्होंने हर साल पता नहीं कितने सैकड़ों इंटरव्यू लेने हैं। तो जैसे मैंने एक नोवेल के बारे में कहा था, जो डैन ब्राउन एक ऑथर हैं, उनके एक नोवेल के बारे में कहा था, तो उन्होंने पूछा कि इस नोवेल में तो बहुत ज़्यादा वायलेंस है, कि ये नोवेल बहुत ज़्यादा वायलेंस के बारे में बात करता है। तो ऐसा नहीं था, वो एक ट्रिक क्वेश्चन था जिससे मुझे चेक करना चाहते थे कि क्या मैंने वो नोवेल वाकई पढ़ा है। तो मैंने कहा कि नहीं सर, इसमें वायलेंस का ऐसा कुछ नहीं है, कि ये वायलेंस को प्रमोट नहीं करता। सिमिलरली जैसे जब मेरी आगे हॉबीज़ आई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने मैथ्स करा है, मैथ्स में आपने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि आपने यूपीएससी में आने का सोच लिया। फिर वो मुझसे पूछने लगे कि आपको जॉगिंग का शौक़ है, आप जॉगिंग क्यों करते हो, कि आप फिटनेस के लिए करते हो। उन्होंने कहा कि आपका वेट तो ऑलरेडी बहुत कम है, आप ऑलरेडी काफ़ी फिट हो, तो आपको जॉगिंग करने की क्या ज़रूरत है। तो वो आपका रिस्पॉन्स चेक करते हैं। वो आपसे जो क्वेश्चंस होंगे वो मोस्टली आपकी पर्सनैलिटी से लिंक्ड होंगे। हम अक्सर डर जाते हैं कि अगर उन्होंने हमसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो हमें ना आता हो, अगर वो आपकी पर्सनैलिटी से लिंक्ड क्वेश्चन है तो वो आपको आना चाहिए। अगर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में खुद से मेंशन किया है कि आपको कंप्यूटर डेवलपमेंट्स पढ़ने का शौक़ है, और तब आप कहो कि आपको ये नहीं पता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है, तो वो गलत है। तब वो उनको पता है कि आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन अगर वो कोई आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हो सकता है आपको ना पता हो और आप कह सकते हो कि मुझे नहीं पता। जैसे उन्होंने मुझसे, अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए एक कमेटी बनी थी, जस्टिस वीएस मलिमत कमेटी। तो उन्होंने मुझसे उस कमेटी के बारे में पूछा, तो मैंने उस कमेटी के बारे में बता दिया। इंटरव्यू मेरा फरवरी में था, तो दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने उस एक केस में उस कमेटी की चर्चा की थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने
इस केस में इस कमेटी की चर्चा की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। तो बाई चांस मुझे वो चीज़ याद नहीं थी तो मैंने बोल दिया कि सॉरी मैम आई डोंट नो। जो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है वो हो सकता है आप कह सकते हो कि आपको नहीं आता, दिल टेक इट लाइटली, दे डोंट कंसीडर एज इफ इट्स अ मिस्टेक और इट्स अ ब्लंडर, नो। पर जो आपकी पर्सनैलिटी से लिंक्ड क्वेश्चन है या फिर जो एक एनालिटिकल क्वेश्चन है, एनालिटिकल से फॉर एग्जांपल जैसे अगर वो कहें कि इस पर्टिकुलर ट्रीटी में यूएसए का ये स्टैंड था, तो आप इस स्टैंड को इंडिया के व्यू पॉइंट से कैसे एनालाइज करते हो। अब इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट्स जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें आपको एनालाइज करना पता होना चाहिए कि आप उस चीज़ के क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो अगर आपको बेसिक चीज़ें पता हैं कि इंडिया और यूएसए का ये सिनेरियो है, यूएसए इस चीज़ में यहाँ स्टैंड करता है, इंडिया इस चीज़ में यहाँ स्टैंड करता है, तो आप उसको आंसर दे पाओगे। तो इंटरव्यू टेस्ट बहुत ब्रॉड रहता है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, आपको हर क्वेश्चन का आंसर कभी भी नहीं पता होगा क्योंकि वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, लेकिन कुछ एक आंसर्स ऐसे होंगे जिनसे वो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको आंसर उनका पता ही पता हो, जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। साक्षात्कार यानी कि व्यक्तित्व परीक्षण, सही नाम इसका व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनैलिटी टेस्ट ही है, जिससे ये देखा जाता है कि इस व्यक्ति के पास क्या पर्याप्त ज्ञान है, क्या इस व्यक्ति में ज्ञान को प्रयोग करने की क्षमता है, क्या इस व्यक्ति के पास ये निर्धारित मानवीय मूल्य हैं। ऐसी बातों का परीक्षण जो है करके व्यक्तित्व के बारे में आंकलन किया जाता है साक्षात्कार में। तो जैसा कि दिव्यांशु जी ने हमें बताया, इन्हें बहुत अच्छे अंक साक्षात्कार में प्राप्त हुए, लेकिन मान लीजिए ये कोई तथ्यात्मक बात नहीं बता पाए तो वो भी कहीं कोई समस्यात्मक नहीं है, वो कहीं अंक प्राप्ति में बाधा नहीं बनती, क्योंकि ये तो व्यक्तित्व का परीक्षण है। लेकिन एक बात आपको यहां पर नोट करनी है, मैं हमारे विद्यार्थियों को ये कहता रहता हूं कि आप साहित्य पढ़ें, आप लिटरेचर पढ़ें, इससे आपको बेनिफिट होगा, इससे आपको मुख्य परीक्षा के लिए शब्द शक्ति मिलेगी, विचार शक्ति मिलेगी और साक्षात्कार में आपको अंकीय लाभ की प्राप्ति होगी। और इसी वजह से आश्रम के पुराने विद्यार्थियों ने एक लाइब्रेरी सूरतगढ़ में स्थापित करके दी है, श्री कन्हैयालाल सेठिया पुस्तकालय। लेकिन मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि बहुत गिने चुने विद्यार्थी ही उस लाइब्रेरी का, उस साहित्यिक पुस्तकों का लाभ उठाते हैं। और इन दिनों आरएएस के हमारे इंटरव्यू चल रहे हैं, मैं ये देखता हूं कि जैसे ही कोई बच्चा ये जाकर बताता है कि हिंदी उपन्यास पढ़ना या फिक्शनल नॉवेल्स पढ़ना या साहित्यिक पुस्तकें पढ़ना उसकी रुचि है, तो तत्काल ही बहुत शानदार शानदार प्रश्न उससे पूछे जाते हैं। और प्रश्न जब शानदार शानदार होते हैं ना, तो अंक भी शानदार शानदार मिलते हैं। इस बात को आप समझिए और मेरा आप सभी से आग्रह है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर में भी इंटरव्यू होता है, 50 अंक का इंटरव्यू सब इंस्पेक्टर में भी होगा, 100 अंक का इंटरव्यू आरएएस में भी होगा। तो थोड़ा बहुत साहित्य पढ़ लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। मेरा ये आपसे अनुरोध है कि वो लाइब्रेरी जो आपके बड़े भाई बहनों ने अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई से आपको बनवा कर दी है, उसका इस्तेमाल करें। तो एक दिव्यांशु जी मैं जानना चाहूंगा, रिजल्ट किस तारीख को आया था 2020 में? 4 अगस्त। 4 अगस्त को आया। तो जैसे ही 4 अगस्त को आया रिजल्ट, तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आप महसूस करते हैं उस परिणाम के बाद? एक्चुअली सर, रिजल्ट आने से 5 महीने पहले ही 4 मार्च को मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्शन हो गया था। तो यानी कि ये आपका दूसरा सिलेक्शन है? हाँ जी जी। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तो फॉरेस्ट सर्विस के सिलेक्शन में हुई थी, क्योंकि तब ये एक बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि
मतलब यूपीएससी का ही एग्ज़ाम होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, तो दोनों का प्रीलिम्स सेम होता है, मेंस और इंटरव्यू डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो उस टाइम काफ़ी अनसर्टेनिटी होती है, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सा लगता है कि क्या उस एग्ज़ाम में क्लियर होगा नहीं होगा। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी, मुझे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के सिलेक्शन पे हुई थी। तो फॉरेस्ट सर्विस के सिलेक्शन के बाद क्योंकि मेरा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम फॉरेस्ट सर्विस वाले से बेटर हुआ था, तो मुझे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड तो था ही कि मेरा इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा। पर खुशी तो नो डाउट बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आपको लगता है कि आपकी लाइफ पे एक नया फेज़ अनलॉक होता है, क्योंकि तब तक तो आप सिर्फ मतलब आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो कि एग्ज़ाम करना है, क्वालिफाई करना है। अगर इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको सेम प्रोसेस दोबारा से रिपीट करनी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही आईएएस में हो गया और दोबारा पेपर नहीं देना पड़ेगा और एक नया स्टेप आपको, नया फेज़ आपको लाइफ में अनलॉक हो जाता है। मतलब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक दिन मैं और श्री राजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी 2012 वाले बैच में 3rd रैंक आई थी, हम लोग आ रहे थे एक साथ उस सिलेक्शन के, उनकी पोस्टिंग के, यानी 2016 में जब उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई थी उसके बाद की बात मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को एक बात कही कि सर जीवन बिल्कुल ही बदल गया, लोगों का दृष्टिकोण बिल्कुल ही परिवर्तित हो गया। तो निसंदेह बहुत ही शानदार है, अद्भुत है, ईश्वर की नियामत है, मैं ये कहना चाहूँगा। लेकिन मैंने एक चीज़ और कही कि दिव्यांशु जी में बहुत कुछ बदला, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, और वो है इनकी सहजता, इनकी सरलता और इनकी विनम्रता। आप में से भी बहुत सारे बच्चे जो हैं जीवन में प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, पुलिस अधिकारी बनेंगे, जीवन बदलेगा, लेकिन आपके ये मूल्य जो है ना, सहजता, सरलता और विनम्रता वाले, ये नहीं बदलने चाहिए, जिसका एक उदाहरण आपके समक्ष विराजमान है। मैं अब ये जानना चाहूंगा कि आपको कैडर कौन सा अलॉट हुआ है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश तो हमारे बिल्कुल बगल का ही राज्य है, और प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से कहें तो हिमाचल जो है वो अद्भुत है, वो देव भूमि है। तो हम तो आपके पास जरूर घूमने के लिए आएंगे। जरूर सर, जरूर। तो अब हम दिव्यांशु जी से प्रश्नोत्तर का सेशन शुरू कर रहे हैं। हम लोगों ने संक्षिप्त बातचीत की, इसके पीछे ये उद्देश्य था कि जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे छोटे हैं, जिन्होंने अभी अभी अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने शुरू किए हैं, वो आईएएस परीक्षा के पैटर्न और थोड़े बहुत पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी हासिल कर लें। तो पैटर्न आपको पता चल गया कि प्री एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम होता है, साक्षात्कार होता है। पाठ्यक्रम भी आपको लगभग एक मोटी मोटी आउटलाइन पता लग गई कि ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, करंट अफेयर्स है, और सीसेट के बारे में बात करें देसी भाषा में तो मैथमेटिक्स है। और इसके अतिरिक्त एथिक्स के बारे में बात हुई, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ी सी हमारी चर्चा हुई। ये सामान्य जानकारियां आप लोगों को प्राप्त हुई। अब आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं। देखिए, प्रतियोगी परीक्षा जो है उसके दो पक्ष मानता हूं मैं। एक तो ज्ञानात्मक पक्ष है, ज्ञान, और एक उसका व्यवहारिक पक्ष है। ज्ञान की भूमिका है, लेकिन उसके व्यवहारिक पक्ष की अपनी बहुत ही महती भूमिका है। तो आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे, कुछ ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होंगे और कुछ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित होंगे। तो आप अपने प्रश्न कर सकते हैं। क्या कोई कुछ पूछना चाहेगा? हाँ, आ जाएं, आप मंच पर ही आ जाएं। Thank you, sir. Hello. Hello, sir. Sir, my question is,
Yes, journey is very long. So how did you maintain yourself while like depressions, or how did you overcome from all it? अ, आपका नाम क्या है? My name is Pradyuman Singh. Pradyuman Singh. प्रद्युमन। Yes, sir. तो जो प्रद्युमन ने क्वेश्चन पूछा, आई गेस ये सबके साथ बहुत होता होगा, बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है। किसी भी चीज़ के लिए जो आपकी मोटिवेशन होती है वो एक तो फैक्टर है इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब समथिंग जो आपके खुद से भी आपके अंदर से है, और एक्सट्रिंसिक जो उस एग्ज़ाम के साथ एक रिलेटेड एक एक्सटर्नल फैक्टर है। आईएएस के एग्ज़ाम में इंट्रिंसिक आपके जैसे केस में होगा कि आप इस सर्विस में आना चाहते हो, आप लोगों को सर्व करना चाहते हो, या दिस इज़ अ करियर चॉइस दैट यू वांट टू फॉलो फॉर योरसेल्फ। एक्सट्रिंसिक जो हम आईएएस के फैक्टर जो कुछ लोगों के लिए ज़्यादा होते हैं वो है कि जो सोशल रिस्पेक्ट है, प्रेस्टीज है, या जो वो लाल बत्ती वाला रॉब है जो हम इमेजिन करते हैं, वो एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। मेरा ये मानना है कि जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है वो आपको बहुत ज़्यादा लंबी देर तक मोटिवेट नहीं कर सकते। तो अगर आपके खुद की एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है कि आप अगर उस सर्विस को अच्छे से जानोगे, अगर आप उस लाइफ को अच्छे से जानोगे, तो आपको एक इंटरनल मोटिवेशन होती है कि दिस इज़ हाउ यू वांट टू सी योर सेल्फ 5 years डाउन द लाइन। जैसे अगर मैंने जब अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए फाइनली डिसाइड किया था, तो दैट वाज इन 2016, जो मैंने पहले बोला आपको। तो तब स्टार्टिंग वाला फेज़ हमेशा इजी होता है, तब कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे 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 एग्ज़ाम पास आता जाता है वैसे वैसे आपको फील होने लग जाता है कि आप क्लियर नहीं कर पाओगे, या ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो जो भी आपकी एंग्जाइटी है उसमें से कुछ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन से भी आती है। तो उसमें मैं आपको कहूँगा कि आप अपने आप पे भरोसा रखो सबसे पहले तो, कि जो लोग क्लियर कर रहे हैं वो भी आपके जैसे लोग हैं, ऐसे कोई डिफरेंट नहीं है। इवन आई वॉज पार्ट ऑफ यू मे बी 1-2 years ago। तो ऐसा कुछ नहीं, आप अपने आप पे भरोसा रखो कि आप उसे कर सकते हो। ऐसा कभी नहीं सोचना कि आप उसे नहीं कर सकते। मेरे साथ एक बार हुआ था कि मैं ऐसे ही किसी आरएएस ऑफिसर से मिला था, तो मुझे ऐसा लगता था पता नहीं वो कितनी अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं, पता नहीं मुझसे कितने बड़े हैं, कैसे नहीं हैं। आज वो मुझसे नीचे ही हैं, इफ़ नॉट नाउ मे बी 1-2 years 3 years डाउन द लाइन। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आप किसी तरह से नीचे हो या आप किसी तरह से नहीं हो। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने आप में बिलीव रखो कि आप उस चीज़ को कर सकते हो। दूसरा ये है कि आप अगर आपका टारगेट क्लियर है कि आप ये करना चाहते हो और आप ये क्यों करना चाहते हो, तो भी आपको एक मोटिवेशन रहती है कि ठीक है मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप उसमें हो गए होगा। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा कि अगर आपको एंग्जाइटी है इस चीज़ से लेके कि आप में कोई पर्टिकुलर डेफिशिएंसी है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझ में राइटिंग स्किल मेरी इनिशियली कमज़ोर थी, मेरी स्पीकिंग स्किल भी उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने इन चीज़ों से डरने की बजाय इन चीज़ों पे वर्क करने की कोशिश की। तो सिमिलरली अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई भी कमी है, कुछ भी जिसको आप कमी गिनते हो, तो अगर आप उस कमी के ऊपर वर्क करोगे तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कि दिस इज़ अ चैलेंज यू कैन फेस। जैसे अगर आप कहीं लड़ाई लड़ने जाते हो, आपने एक बार लड़ लिया, एक जने को हरा दिया, फिर आपको होता है ना दूसरी बार आ गया तो मैं उसको फेंक दूंगा, तो वही चीज़ है। और अगर आपको ये लग रहा है कि इट्स टू हाई अ चैलेंज, लेट्स जस्ट से आईएएस का एग्ज़ाम, तो अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, पहली बात तो मैं कहूँगा कि आप ऐसा ना मानो। लेकिन अगर आपको स्टिल लगता है तो यू कैन ट्राई फॉर समथिंग लोअर, जैसे कि आप एक बार आरएएस के लिए ट्राई कर सकते हो या किसी और एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई चैलेंज मतलब आपको खुद से फील होता है, तो अक्सर ऐसा भी होता है कि आप अगर एक बार कोई चैलेंज अचीव कर लो तो वो दूसरी चीज़ों में आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। मेरे केस में ऐसा हुआ था हिंदू कॉलेज में जाने से। तो जैसे जब मैं हिंदू कॉलेज नहीं गया था तो मुझे भी लगता था पता नहीं आईएएस बहुत बड़ी चीज़ है, अनअचीवेबल है। लेकिन जब मैं हिंदू में गया तो मैंने फॉर्चुनेटली मैं 3 साल टॉपर था वहाँ पे। तो ऐसे आपकी लाइफ में अगर आप कोई चैलेंज अचीव करते हो वो भी आपको बहुत मोटिवेशनल और बूस्ट करता है आपके कॉन्फिडेंस को। तो मैं ये कहूँगा कि आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज हो, कभी उससे घबराना नहीं है, उसको फेस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपका उस बार नहीं होगा, अगली बार तो हो जाएगा। सर यूथ के साथ जो प्रॉब्लम रहती है वो मूड स्विचिंग बहुत ज़्यादा रहता है। क्या सर, चीज़? मूड स्विच होता रहता है। मूड स्विचिंग होता सबके साथ ही होता है। है। Yes. ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ में मैं ये कहूँगा कि जैसे मैं जैसे जॉगिंग करता था ना, तो उसका पर्पज़ यही था
कि जैसे अगर आप सुबह सुबह, मैं जैसे सुबह जल्दी उठ के रनिंग के लिए जाता था ना, तो उससे मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा रहता था। हमें अपने माइंड को ना बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हमारा जो मूड है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है, हमारी कंडीशंस से इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर आपको कोई चीज़ दुखी कर रही है तो आप उस पर भी एड्रेस कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे कई बार, जैसे जब मैं कॉलेज टाइम में था, तो अगर मुझे कई बार होता था कि अब मुझसे नहीं हो रहा, अब मेरी लिमिट रीच हो चुकी है, तो रादर देन वेस्टिंग टाइम व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि जैसे मैं बाहर चला जाता, किसी गार्डन में चला जाता, आधा पौना घंटा घूम लेता था, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती थी। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया से आप जितना दूर रहो उतना अच्छा है। मेरा फेसबुक पे आज तक अभी तक अकाउंट नहीं है, वो अभी तक डीएक्टिवेटेड है। इंस्टाग्राम पे मेरा जो अकाउंट है उस पर मैंने आज तक 2 फोटोज़ अपलोड करी हैं वो भी अपने सिलेक्शन के बाद। तो सोशल मीडिया क्या होता है कि हमारे अंदर एक ना आर्टिफिशियल डेप्रीवेशन क्रिएट करता है, फॉर चॉइस ऑफ अ बेटर वर्ड। वो एक हमारे अंदर ऐसा क्रिएट करता है कि ये कहाँ था। जैसे अगर आपने एकेडमी के बारे में सुन रखा हो, लबासना, जो IAS ऑफिसर्स की एकेडमी है, अगर मैं लबासना की वीडियोस देखता हूँ ना, तो मुझे भी लगता है यार ये कौन सी जगह है। ठीक है, तो मुझे भी क्या लगता है मैंने क्या किया, मैंने अपना फेज़ 1 अपनी ट्रेनिंग ऐसे वेस्ट कर दी क्या। पर वही लोग हैं, वो मेरे साथ वही मोमेंट्स ही होते हैं। वो सोशल मीडिया हमें इतना ज़्यादा एक्सैजरेट कर देती है कि हम थोड़ा मूड हमारा ऑफ हो जाता है। तो जितना आप अपने आप को फालतू चीज़ों से दूर रखेंगे, जितना आप सोशल मीडिया से दूर रखेंगे, और जितना आप अपने अंदर पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखेंगे अपने अराउंड, उतना आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। बहुत सारी बातें इस उत्तर में आई, ठीक है। और एक बात और भी दिव्यांशु सर ने हमें बताई कि हिंदू कॉलेज में 3 साल ये टॉपर थे। एक बात और भी बताई कि लबासना के वीडियोस में देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये पता नहीं कौन सी जगह है। तो जो चीज़ सोशल मीडिया पर दिख रही है, जो चीज़ यूट्यूब पर दिख रही है, वो भिन्न होती है। ये बात हमें स्वीकार करनी है। और एक इन्होंने एक ऐसी बात बताई जिस पर तो तालियां बनती हैं। कौन सी बात थी वो? कि मेरा फेसबुक अकाउंट है ही नहीं, इंस्टाग्राम पर आज तक इन्होंने कितनी फोटो अपलोड की हैं। और हमारे तो कई ऐसे योद्धा भी हैं जो 24 घंटे जो है सोशल मीडिया पर ही लगे रहते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, वैसे ही तमाम भारत की बात कर रहा हूँ। कईयों को तो तब पता लगेगा कि अरे मैं तो 70 साल का हो गया और मोबाइल में ही जीवन निकल गया। तो इससे बचें, वास्तव में बहुत ही घातक है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका मीडियम कौन सा रहा? इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम? हाँ जी। अच्छा सर, जैसे कि जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, मैंने सुना है कि जहाँ तक मैंने सुना है सर कि 97% इंग्लिश मीडियम के चांसेस होते हैं क्लियर होने के, बाकी 3% चांस होते हैं हिंदी मीडियम की। सर ऐसा क्यों? 97 और 3 की जो आपकी रेशियो है उसका तो मुझे आइडिया नहीं है, बट इसके कई सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। जैसे कि आप जब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अक्सर हमारा बैकग्राउंड भी मैटर करता है। जैसे कि अगर हमारी प्रिविलेज्ड अपब्रिंगिंग है तो हमारे लिए बहुत चीज़ें ईजी हो जाती हैं जो किसी और इंसान को उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। और अब ये ट्रेंड हो चुका है कि अगर पेरेंट्स थोड़े से भी वेल ऑफ हैं तो वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही इनरोल करते हैं। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि इंग्लिश में सोर्सेज की अवेलेबिलिटी कंपैरेटिवली ईजी है। और तीसरा पॉइंट ये, जैसे कि जो हिंदी वाले बच्चे होंगे वो पहले इंग्लिश में अक्सर चीज़ें पढ़ते हैं, फिर उसको वो हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं अपनी यूज़ के लिए। कि आपने प्रत्येक दिन कितना स्टडी की थी? प्रत्येक दिन कितनी स्टडी की थी? कितने स्टडी की थी? हाँ, कितने घंटे? स्टडी का ना एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा अपने आप को वो मत सोच के चलो कि अगर किसी पर्टिकुलर दिन नहीं स्टडी हो पाई, लेकिन यूजुअली जब मैं घर पे था 2018 के बाद मैं घर शिफ्ट हो गया था, तो यूजुअली मेरी कोशिश होती थी कि मैं 8 to 9 आवर्स स्टडी करूँ।
काफ़ी बच्चे कहते हैं सर कि 17 से 18 घंटे पढ़ना पड़ता है IAS का एग्ज़ाम देने के लिए, तो मैंने सोचा कि सर से पूछ ले कि सर ने तो एग्ज़ाम दिया है इस चीज़ के। कोई 18 घंटे पढ़ना नहीं पड़ता, आप 18 घंटे पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए पढ़ना। ठीक है। जो इनका क्वेश्चन है आर्स वाला, मैं आपको उसमें ये कहूँगा कि आर्स से ज़्यादा डिसिप्लिन ज़रूरी है। आप 2 दिन 18 घंटे पढ़ रहे हो, फिर तीसरे दिन आप 22 घंटे सो रहे हो, उसका कोई सेंस नहीं है, ऐसा कभी मत करो। डिसिप्लिन्ड अगर आप हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत लंबा होता है, इसकी प्रोसेस खुद की 1 साल की तो प्रोसेस ही है। तो अगर आपको 2-2.5 साल आप कभी भी 18 घंटे नहीं पढ़ पाओगे, कोई भी नहीं पढ़ता है, मेरे साथ जितने भी लोग हैं उनमें से कोई 18 घंटे नहीं पढ़ा। आप एक डिसेंट लेवल पढ़ो, 8 to 10 आवर्स। अगर आप रेगुलर मेंटेन करते हो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, बजाय किसी एक पर्टिकुलर दिन आप अपने आप को पूरा एग्जॉस्ट कर दो। थैंक यू सर। सर मैं एक और शायर मोटिवेशन कहना चाहता हूँ मेरे साथियों को, सभी को, कि हर जलते दीपक के तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देख के, लेकिन हर मुश्किलों के पीछे एक सफलता का सवेरा आता है। तो हमें डरना नहीं है और संघर्ष करना है, और हमें एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सर। आप आएंगे, लेकिन साक्षात्कार मैं ले रहा हूँ, और प्रश्न जो है ना वो प्रासंगिक होने चाहिए। हम अगर ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई 17-18 घंटे लोग पढ़ते हैं, तो ये प्रश्न पूछना कोई औचित्यपूर्ण नहीं है। प्रासंगिकता ज़रूरी है प्रश्न की। नमस्ते सर। सर मेरी आपसे ये प्रश्न है कि नोट्स मेकिंग कैसे करें, उस पर आपने कितना फोकस किया था? नोट्स मेकिंग बहुत मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी एसेंशियल है, क्योंकि जैसे अगर आप अपने नोट्स बनाते हो तो एक तो आपको फ्यूचर में प्रिपरेशन करना बहुत इजी हो जाता है। दूसरा चीज़ ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद की अच्छे से डेवलप होती है। जैसे कि अगर आप नोट्स बना रहे हो, आप एक तो उसमें जानोगे कि क्या क्या चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं, तो आप उन चीज़ों को स्किप कर दोगे, आप उनको ब्रीफ में लिख लोगे। और दूसरा ये चीज़ है कि जब आप उसको लिख रहे होते हो तो इट्स इक्वलेंट टू एक्सप्लेनिंग इट टू समवन, कि आप एक तरीके से किसी को समझा रहे हो कि आपने क्या समझा है। तो जब तक आपने खुद से ढंग से नहीं समझा होगा तब तक आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो नोट मेकिंग बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। सर एक प्रश्न और है मेरा, मुझे कन्फ्यूज़न रहती है कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करें, बिकॉज़ मेरी इंटरेस्ट मेरा हिस्ट्री में है और स्कोरिंग मेरी ज़्यादा पॉलिटिकल में होती है। इंटरेस्ट भी है पॉलिटिकल में, ज़्यादा हिस्ट्री में है, तो हमेशा ऐसा कन्फ्यूज़न बना रहता है। आपको क्वेश्चन सुन गया, नहीं सुना? नहीं सुना? क्या बोल रहे हैं? सुन गया, सॉरी। ठीक है। तो इंटरेस्ट और मार्क्स, देखो अल्टीमेटली हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो हमारे लिए अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ मार्क्स मैटर करते हैं। जो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है वो भी मार्क्स के लिए ही रेलिवेंट है। जैसे कि मैंने मैथ्स चूज़ किया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन एट द सेम टाइम मैथ्स मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग भी था। तो मुझे पता है कि अगर मैं मैथ्स पढ़ूँगा तो मैं ज़्यादा इजीली उसको रिवाइज़ कर पाऊँगा, ज़्यादा इजीली उसको समझ पाऊँगा, मेमोराइज़ कर पाऊँगा। तो अगर आपका हिस्ट्री इतना ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि यू शुड गो फॉर PSIR, क्योंकि अगर आपका डिसेंट लेवल ऑफ इंटरेस्ट है तो आप एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे उसमें। इंटरेस्ट का अल्टीमेट पर्पज़ यही होता है कि आप उसको पढ़ पाओ और आप उसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। अगर आप अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं तो आई वुड से कि गो फॉर PSIR। धन्यवाद सर। सर सिविल सर्विसेज के बारे में हम नॉर्मली ये बोलते हैं कि सिविल सर्विस के लिए क्या पढ़ने से ज़्यादा क्या नहीं पढ़ना इम्पोर्टेंट है, और अगर इन रियलिटी ऐसा है तो इस हैबिट को कैसे डेवलप कर सकते हैं? क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो अगर ऐसा है तो वो आदत कैसे या फिर उसको कैसे सीख सकते हैं? देखो सिलेबस UPSC का बहुत फास्ट है, तभी मैंने 2 चीज़ें बोली थी कि जो आपने बुक लिस्ट डिसाइड करी है, सबसे पहले देखो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ना एग्ज़ाम के लिए, तो सबसे पहले एग्ज़ाम को जानो, एग्ज़ाम के ऊपर अच्छे से रिसर्च करो। जैसे कि जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स हैं आप उनके ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, या आप उनके YouTube पे टॉक्स होती हैं आप वो टॉक्स देख सकते हो।
दो तीन को सुनो, बहुत ज़्यादा मत सुनना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा ही। उन टॉक्स को सुनने के बाद आप अपनी एक बुक लिस्ट डिसाइड कर लो कि मैंने यही बुक लिस्ट पढ़नी है, और आप डिसाइड कर लो कि इस बुक लिस्ट में सफिशेंट कवर हो जाएगा। देखो, जो टॉपर भी होता है ना, उस टॉपर के भी 55% मार्क्स ही होते हैं, तो इसका मतलब उसको भी सब नहीं आता। सब जानना ज़रूरी भी नहीं है, एक डिसेंट अमाउंट कवर करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो आपकी बुक लिस्ट है, आपको उस बुक लिस्ट को अननेसेसरीली एक्सपेंड नहीं करना। जितना आपने डिसाइड कर लिया आप उसको उतना ही पढ़ो, उसको रिवाइज़ करते रहो, मल्टीपल टाइम्स पढ़ते रहो, पर ज़बरदस्ती किसी के कहने पर कोई एडिशनल बुक ऐड मत करो, नंबर 1। नंबर 2, जो पेरिफेरल चीज़ें बचने के लिए ऑनलाइन टाइम थोड़ा कम स्पेंड करो, क्योंकि जो ऑनलाइन फॉरम्स होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि ना, वहाँ पे बच्चे पता नहीं अपने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं। कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई बोल देता है मैंने 4 बार मेंस दिया है, मैं ये बता रहा हूँ ये सच है, तो 5वीं बार भी मेंस देगा। तो ये मत सोचो कि कोई ऐसे कह रहा है तो ऐसा सही होगा ही होगा। फॉरम्स पे, ऑनलाइन जगहों पे कम भटकना है। आपको कोशिश करनी है कि आप लिमिटेड सोर्सेज रखो, आपने नैरो रखो, और सिलेबस जो है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है, ताकि जब आपके सामने कोई टॉपिक आए तो आप उसको चूज़ कर पाओ कि ये चीज़ रेलिवेंट नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि इस स्किल को डेवलप करने में टाइम लगेगा। आप ये मत सोचो कि इनिशियली डेवलप हो जाएगी। जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया था तो मुझे पहली बार 4 घंटे लगे थे। फर्स्ट टाइम जब आप भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपको भी 4 घंटे लगेंगे। धीरे धीरे क्या होगा कि आपको खुद को रियलाइज़ होने लग जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है, या ये जानकारी जो कहते हैं प्रासंगिक नहीं है। जैसे कि राजनीति है, राजनीति प्रासंगिक नहीं है। कोई ऐसी चीज़ है जो आज इम्पॉर्टेंट है, 10 दिन बाद रेलिवेंट नहीं होगी, वो भी प्रासंगिक नहीं है। तो सिमिलरली धीरे धीरे जैसे कुछ होगा ना, आपको रियलाइज़ होता रहेगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई वुड से पहले सिलेबस पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ो, टॉपर्स के ब्लॉग्स देखो, टॉपर्स की यूट्यूब वीडियोस देख लो। उन्होंने अक्सर चीज़ें डिस्कस की होती हैं कि क्या क्या बुक लिस्ट इंपॉर्टेंट है। उन बुक लिस्ट को, अपने सोर्सेज को डिसाइड कर लो, फिर आप उसी पाथ पे चलो, ईजिली भटको मत। थैंक यू सर। एक आखिरी क्वेश्चन कोमल आकर पूछ ले, उसके बाद कोई ना आए, क्योंकि समय जो है हमारा संपन्न हो चुका है। हेलो सर। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन आपसे, अभी आपने कहा कि रिवीजन करना चाहिए, तो सर रिवीजन की टेक्निक आपने कौन सी फॉलो की कि इस मैटर को आपने कर लिया तो इसको रिवीजन कैसे करना है और कितने टाइम्स करना है? कोई भी टॉपिक है, किसी भी तरह का टॉपिक है, इट्स इन अ वे अ चैलेंज फॉर यू। ठीक है, कि आपको उसको मेमोराइज करना है और अल्टीमेटली एग्ज़ाम में उसको रिप्रोड्यूस करना है। अब वो टॉपिक टू टॉपिक वेरी करेगा। जैसे कि हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में क्या होगा कि जैसे आप सबसे पहले आप उसको पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट टाइम मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं उसको एक एज अ स्टोरी पढ़ लूँ, ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन पता चल जाए कि हुआ क्या ब्रॉडली। उसके बाद फिर क्या होता था, मैं उसको दोबारा पढ़ता था समझने के लिए डिटेल्स में कि चीज़ें क्या क्या हुई। थर्ड टाइम मैं उसको मेमोराइज़ करता था, और जब मैं मेमोराइज़ कर रहा हूँ मैं साथ साथ नोट्स बनाता था कि जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं नोट्स में लिख लेता था। अब मुझे पता था कि ये जो मैं नोट्स हैं, एक तो मैं इनको मे बी 6-7 मंथ्स के बाद पढ़ूंगा, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो होंगी मैं भूल चुका हूँगा। तो उसमें भी मैं थोड़ा ट्राई करता था कि चलो ठीक है, ये चीज़ मुझे याद रहेगी, ये चीज़ मैं भूल जाऊँगा, तो जो चीज़ मैं भूलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा वो मैं नोट्स में मेंशन करता था। तो रिवीजन में नोट मेकिंग का आपका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि वो आपका काम फ्यूचर में आसान करता है। एक तो प्रेजेंट में उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, चीज़ें आपको बेटर समझ आती हैं, फ्यूचर में वो चीज़ आपके लिए रिवाइज करना ईजी हो जाता है। सिमिलरली जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में मैं क्या करता था कि करंट अफेयर बुकलेट्स होती हैं, जैसे विजन की जैसे बुकलेट आती है, तो मैं विजन की बुकलेट से बहुत चीज़ें कवर हो जाती थी। लेकिन जैसे ही मुझे कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती थी किसी भी तरह की, तो मैं उसको एक A4 शीट पे लिख लेता था, और उन A4 शीट्स को मैंने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया हुआ था कि इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस। तो मैंने उनके अलग अलग फोल्डर्स बनाए हुए थे, उनमें मैं A4 शीट्स पे लिख लेता था कि ये चीज़ आई है, इसको मैंने, इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, वो मैंने लिख लिया। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती थी लिख लेता था। अगर आप कंप्यूटर पे नोट्स बनाते हो, ऑनलाइन नोट्स बनाते हो, तो वो और भी ईजी है, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट ईजी होता है। मुझे स्टार्टिंग में राइटिंग का शौक था, तो मैं लिख लेता था। तो रिवीजन के लिए आई वुड से पहले तो अच्छे से स्टार्टिंग में ही जब आप कर रहे हो
2-3 बार पढ़ो, समझो, समझ के आप उस टॉपिक के अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाओ कि कैसे आपको फ्यूचर में रिवीजन करने में ईजी हो, और फ्यूचर में जब भी आपका एग्ज़ाम पास होगा तब आप उसको रिवाइज करके कर सकते हो। थैंक यू सर। यू वेलकम। अभी हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न सर से किए और बहुत सारी चीज़ों को हमने समझा, सीखा। तो एक बात, सफलता के सूत्र सिविल सर्विसेज में, आईएएस में सफलता के सूत्र, इस बिंदु पर एक संक्षिप्त उद्बोधन हम श्री दिव्यांशु सिंगल जी से सुनेंगे। ठीक है, हालांकि सारी बातें इन्होंने स्पष्ट कर दी, लेकिन फिर भी प्रश्न उत्तर के बावजूद भी शायद कोई बात छूट गई हो, सर को ध्यान होगी, तो सर उसे प्रस्तुत करेंगे। आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर सेशंस थे उसमें वैसे जैसे सर ने कहा कि ऑलरेडी बहुत कुछ कवर हो चुका है। जैसे जो मेरी जो पूरी प्रिपरेशन में मैंने बहुत मिस्टेक्स करी हैं, मिस्टेक्स कर करके सीखा है, रियलाइज़ किया है, तो मुझे लगता है कि आप वो लोग मिस्टेक्स ना करो, आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड करो। तो मैंने कुछ एक मेन पॉइंट्स लिखे थे जो मैं आपको बताना चाहता था। जैसे एक पॉइंट जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ऑनलाइन आपको बहुत ज़्यादा नहीं भटकना है। मेरा कहने का सेंस ये नहीं है कि आप ऑनलाइन मत स्टडी करो। मैंने बहुत स्टडी ऑनलाइन करी है। इकोनॉमिक्स के ऑलमोस्ट मैंने सभी कॉन्सेप्ट्स मैंने ऑनलाइन स्टडी कर करके ही सीखे हैं। लेकिन मेरे कहने का सेंस ये है कि आप भटको मत। जैसे क्या होता है कि किसी वेबसाइट पे कुछ लिखा है, आपको वो भी सही लग गया, किसी वेबसाइट पे कुछ लिखा आपको वो भी सही लग गया, किसी फॉरम पे कुछ डिस्कस किया आपने वो भी कर लिया। तो ये मत करो, वो आपके टाइम की वेस्टेज है। दूसरी चीज़, वो आपको एंग्जाइटी देता है कि मैं कर तो ये रहा था, यहाँ पे ये लिखा होगा, पता नहीं कैसे होगा। तो मेरे साथ खुद के साथ ऐसा हो रखा है। मुझे बहुत लोगों ने बहुत एडवाइस दी है कि ये ऐसे करना ज़रूरी है, ऐसे नहीं करोगे तो इसके बिना सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो मेरे केस में ऐसी बहुत चीज़ें फॉल्स रही हैं। तो सिमिलरली मैं आपको कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पेरीफेरल स्टफ़ के लिए, फालतू के स्टफ़ के लिए नहीं भटकना है। जितना आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, लिमिटेड चीज़ों से आप सीखोगे उतना आपके लिए बेटर है। सेकंड जो पॉइंट जो मेरा होता था वो है अपने सोर्सेज लिमिटेड रखिए। जैसे जो ऊपर आए थे, उन्होंने किसी ने क्वेश्चन पूछा था इस बारे में कि व्हाट नॉट टू स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट टू स्टडी। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर आप आपके एफर्ट, आपके आवर्स, आपकी मेंटल कैपेसिटी सब लिमिटेड है, हमारी एक फाइनाइट कैपेसिटी है। तो आप उन चीज़ों में आप अपना एफर्ट डालिए जो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देंगी, जो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेंगी। तो जो भी आपके बेसिक सोर्सेज हैं, नॉट जस्ट फॉर आईएएस, आरएएस के लिए भी, आप उन बेसिक सोर्सेज को सबसे पहले कवर करें। आपको कुछ भी कोई एक्स्ट्रा मटेरियल मिलता है जो आपको लगता है एडिशनल आपको करना है, तो आप पहले अपने बेसिक सोर्सेज कंप्लीट करने के बाद आप ऊपर वाली सीढ़ी पे जाएं। 10th स्टेज पे, 10वीं सीढ़ी पे आप कभी भी पहली दूसरी सीढ़ी स्किप करके नहीं पहुंच सकते। तो पहले आप जो आपके बेसिक सोर्सेज हैं उनको करें, फिर आप जो आपके एडिशनल या कोई भी आपको लगता है कि इस चीज़ से आपको बेनिफिट होगा, आप वो करें। तीसरा, जो जीके से रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जैसे आरएएस या आईएएस हो गए, इनमें न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। कोई भी बुक एक टाइम बाद यूज़लेस हो जाएगी, न्यूज़पेपर हमेशा रेलिवेंट है। जब मेरा प्रीलिम्स हो गया था, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अराउंड 3.5 मंथ्स थे, तो किसी रीज़न से मैं अच्छे से अपने जो सारे नोट्स थे उनको रिवाइज़ नहीं कर पाया, कई सारे बुक्स के सोर्सेज को रिवाइज़ नहीं कर पाया। लेकिन उसके बावजूद मैं आंसर्स लिख पाया था क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस करंट अफेयर से थे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे, और मेरे न्यूज़पेपर रीडिंग हमेशा अप टू डेट थी। तो न्यूज़पेपर में हमेशा ऐसा होगा कि कोई ना कोई टॉपिक है, जो भी टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से, स्पेशली जो एडिटोरियल वाला पेज है, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, जो कहीं भी उससे बेटर एक्सप्लेन नहीं होगा। सोशल मीडिया का पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सिलेक्शन के बाद आपके पास बहुत टाइम होगा इन चीज़ों पे स्पेंड करने के लिए। आप चाहे आप डेली अपनी एक फ़ोटो इंस्टाग्राम पे अपलोड करना, पर जब तक आप प्रिपेयर कर रहे हो, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप सोशल मीडिया से अवेयर हो। मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे व्हाट्सएप तक डिलीट कर दिया था क्योंकि वो एक फालतू, मतलब आपको ये होता है ना कि आपने आधे घंटे का ब्रेक लिया, आप नेट ऑन करो, चेक कर लो किसी का मैसेज आया हुआ है,
फिर आपने उस मैसेज का रिप्लाई करते करते आधा घंटा अपना स्पेंड कर देते हो, 1 घंटा स्पेंड कर देते हो, टोटल वेस्टेज है। कई लोग कहते हैं कि हम अपनी स्टडी के साथ अपने स्पोर्ट्स है या वो चीज़ें हैं वो मैनेज नहीं कर पाते। आप सब मैनेज कर सकते हो, बशर्ते आप सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप इन पे टाइम वेस्ट मत करो। आप कुछ भी कर लो। मैं अपने फ्री टाइम में बुक्स पढ़ता था, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जो स्टडी वाली बुक्स हैं वो पढ़ता था, पर जब भी मुझे फ्री टाइम है, जब मुझे लग रहा है कि मुझसे अब स्टडी नहीं हो पा रही या मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तो या तो मैं बाहर चला जाता था, घूमने चला जाता था, वॉक कर लेता था किसी गार्डन में, कभी गाने सुन लेता था, या फिर मैंने बहुत सारे फिक्शनल नॉवेल्स परचेज़ किए हुए थे तो मैं उन नॉवेल्स को पढ़ लेता था। उसके 2 बेनिफिट होते थे। एक तो ये कि उन नॉवेल्स के कारण मेरी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हुई। पहले मेरी वोकेबलरी इतनी अच्छी नहीं थी, मेरी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं थी, तो उन नॉवेल्स के कारण मेरी राइटिंग स्किल और सब कुछ बहुत इम्प्रूव हुआ। दूसरा ये कि मैं स्क्रीन से बहुत बचा रहता था, क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत आपका एक्सेस होगा तो आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी देगा, बहुत आपका टाइम वेस्ट करेगा। 5वां जो पॉइंट है, आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक की बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ये एक ऐसा पॉइंट है जो अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। हम अक्सर बोल देते हैं कि मेमोराइज मत करो, समझो। मैं भी ये कहूँगा कि सिर्फ मेमोराइज मत करो, समझो। मेमोराइज करना भी बहुत चीज़ें एसेंशियल है। आप एक लॉयर बनने जा रहे हो, आप एक कोर्ट रूम में खड़े हो, अगर आपको यही नहीं पता कि कौन सा सेक्शन किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है, तो आप अपना केस लड़ ही नहीं पाओगे। कुछ भी आप कर रहे हो, जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स कर रहे हो, आप इकोनॉमिक्स में कोई भी आपका कॉन्सेप्ट आ गया, आपसे टॉपिक पूछा जा रहा है, तो अगर आपको यही नहीं पता कि इस टर्म का मीनिंग क्या है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी मर्जी अच्छी हो, आप उसको आंसर नहीं कर पाओगे। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मेमोराइजेशन इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स की, इंफॉर्मेशन की, नो डाउट, पर आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से समझी है तो वो आपके साथ हमेशा रहेगी। इवन इन हिस्ट्री में भी, जैसे मैंने मेंशन किया था कि जो ओल्ड NCERT है उसको आप स्टोरी की तरह पढ़ो। उसको कहने का रीज़न ये था कि जैसे अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स हैं 1919 या 1935 हैं, 1909 है, उन सब के पीछे कॉन्टेक्स्ट था कि उस टाइम पे ये चीज़ें हुई थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की, या 1919 से पहले ये सिनेरियोज चल रहे थे तो ये सिचुएशंस के कारण ये लॉज इम्प्लीमेंट हुए। उसका बेनिफिट आपको क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन था तो वो महात्मा गांधी के ऊपर था, तो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, मुझे श्योर था कि महात्मा गांधी का जैसी पर्सनैलिटी थी, उन्होंने ये ऑप्शन कभी रिकमेंड नहीं किया होगा। तो जब मैंने वो चीज़ नहीं पढ़ी हुई थी, सिर्फ इस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे मैंने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, वो मेरा क्वेश्चन सही था। सिमिलरली जैसे कोई भी और टॉपिक है, ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप अपने फैक्ट्स को सप्लीमेंट कर सकते हो। सिमिलरली आपके फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोनों चीज़ें साथ साथ ज़रूरी हैं। अगला पॉइंट है कि जो UPSC की प्रिपरेशन है उसको आप एक कंटिन्यूस प्रोसेस के तौर पे देखें। आप जब प्रिपरेशन शुरू करते हो ना, आप तभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर देते हो, आप तभी से अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करना शुरू कर देते हो। जैसे कि हम अक्सर ये चीज़ सुनते हैं कि ब्यूरोक्रेसी कुछ करना नहीं चाहती। एक तो ये एक्सट्रीम व्यू पॉइंट सुनते हैं, दूसरा व्यू पॉइंट हम सुनते हैं कि ब्यूरोक्रेसी करना चाहती है, उनको नेता नहीं करने देना चाह रहे, या कोई पॉलिटिकल ये नहीं करना चाहते, ये इंटरफेरेंस है। आप इन चीज़ों के लिए खुद की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करो। जैसे कि मुझसे एक मॉक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि आप एक आप एक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हो, आपको एक पर्टिकुलर MP या पर्टिकुलर लोकल लीडर कह रहा है कि उनके एरिया में ये दिक्कत है, तो लेकिन उस MP को आपसे कम पता है, वो आपसे कम पढ़ा लिखा है, तो क्या आप उसकी बात सुनोगे? तो कई बार हमारा आंसर होता है ना कि नहीं जी, हमें ज़्यादा पता है, हम नहीं सुनेंगे। पर इसका ट्रू आंसर ये है कि आपको सुननी है। वो लोग लोगों के लीडर हैं, उनको पता है कि जनता की दिक्कतें क्या बेटर हैं, तो आप उनसे जनता की दिक्कत बेटर जान पाओगे। अब ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे डेवलप किया था। ये एक ऐसा आंसर नहीं है जो मैंने इंटरव्यू से जस्ट पहले मगअप कर लिया हो। तो
आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी नॉलेज, आपकी थिंकिंग स्टाइल, आपकी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की। तो जैसे जैसे आप पढ़ते हो वैसे वैसे अगर आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करते हो तो वो आपकी पर्सनैलिटी में भी रिफ्लेक्ट होगा, अनडाउटेडली रिफ्लेक्ट होगा। एक और एग्जांपल मैं इसका देना चाहूँगा। जैसे वेस्ट मैनेजमेंट है, तो वेस्ट मैनेजमेंट में मुझे हमेशा लगता था कि वेस्ट अगर कलेक्ट हो रहा है, उसको हम डंप कर रहे हैं कहीं पे भी, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं है। तो क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है जिससे हम उस वेस्ट को प्रोसेस कर सकें अच्छे से, जिसके कोई नुकसान ना हो? तो मैंने खुद से ऐसी टेक्नोलॉजी रिसर्च करी और उस टेक्नोलॉजी का नाम था प्लाज्मा गैसिफिकेशन। आपको कभी टाइम हो तो आप पढ़ना उस बारे में। तो ऐसा हुआ कि इंटरव्यू के टाइम पे मेरी जो इंटरव्यू पैनलिस्ट थे उन्होंने एक क्वेश्चन ये पूछ लिया कि आप एक डीएम हो, एज अ डीएम हाउ वुड यू गो अबाउट मैनेजिंग वेस्ट इन योर डिस्ट्रिक्ट? तो मैंने मैम को बोला कि मैम कि ऐसे ऐसे करके आई वुड कंसीडर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, कि मैं इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहूँगा ताकि वेस्ट अच्छे से मैनेज हो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो मैम ने मुझसे पूछा कि क्या ये टेक्नोलॉजी कहीं इम्प्लीमेंट हुई है, कहीं यूज़ हुई है? तो ऐसा हुआ था क्योंकि मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया था कि क्या ये टेक्नोलॉजी यूजेबल है, क्या ये टेक्नोलॉजी डूएबल है। तो J&K की उस टाइम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थी, लेह में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थी अपनी लवासा। तो उन्होंने ये टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करने के लिए उनकी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, तो मैंने उनको मेल लिखा था, उनका ईमेल आईडी निकाल के मैंने उनको मेल लिखा था पूछने के लिए कि मैम इस टेक्नोलॉजी की क्या स्टेटस है। तो मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इंक्विजिटिव होंगे, अगर आप सही में जानने के इच्छुक होंगे, सही में आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहोगे, तो आपको खुद से सॉल्यूशंस आएंगे, और वो खुद से जो सॉल्यूशन है वो आपकी थिंकिंग स्किल को, आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेंगे, जो अपने आप इंटरव्यू के टाइम के आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होगा। वो लोग खुद देख लेंगे कि इस इंसान ने जो प्रिपरेशन की है उस प्रिपरेशन में उसने टाइम, एफर्ट सिंसियरली स्पेंड किए हैं, ना कि उसने फॉर द सेक ऑफ इट स्पेंड किया है। वही चीज़ है कि आप ये मत सोचो कि आपका टारगेट सिर्फ प्रीलिम्स है, आपका टारगेट इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। आप प्रीलिम्स में कितना मर्जी अच्छा स्कोर ले लो, आपने मेंस क्वालिफाई नहीं किया, आपको कोई नौकरी, कोई कुछ भी नहीं देगा। तो आपका टारगेट हमेशा एग्ज़ाम को क्लियर करना होना चाहिए, बीट एनीथिंग। जैसे अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो एसएससी की तैयारी में क्या होता है कि 650 मार्क्स इंग्लिश और मैथ्स के हैं, 50 मार्क्स आपके जीके के हैं। सिंस जीके बहुत वाइड है, तो हम क्या करते हैं जी, हम तो जीके पे पूरी अपनी एनर्जी स्पेंड कर देते हैं कि मेरा हिस्ट्री कवर नहीं हुआ, मेरा ज्योग्राफी कवर नहीं हुआ। वो आप कवर करो, पर आप ये भी तो देखो कि आपके लिए कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा वेट कैरी कर रहा है। आपके लिए पर्पज़ आपका जीके कवर करना नहीं है, पर्पज़ आपका अल्टीमेटली उस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो आप उस पर्पज़ को हमेशा अपने माइंड में रखो जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो। और आईएएस के एग्ज़ाम के लिए थोड़ी स्पेसिफिक चीज़ है ये कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, अब बहुत ज़्यादा इंटरलिंकेजेस बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं। पहले ही होता था कि आपसे बहुत जनरल क्वेश्चन पूछ लिया कि फॉर एग्जांपल डिस्कस द रीज़न फॉर अर्बन फ्लड्स, हाउ डू यू थिंक वी कैन मिटिगेट दैम। कि उसमें क्या होता था कि आपने सिंपल एक ज्योग्राफी बुक पढ़ रखी है, आपने उसमें अर्बन फ्लड्स के बारे में पढ़ रखा है, आप वो चेप दोगे, आप उसके बारे में चेप दोगे कैसे कैसे सोल्यूशन करना है। अब वो चीज़ नहीं रही। अब क्वेश्चन इसका कुछ ऐसे हो सकता है कि एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी वो लिंक करेंगे, आपसे पूछ सकते हैं मान लो कि हाउ डू यू थिंक वाटरशेड बेस्ड डेवलपमेंट, या टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक वाटरशेड बेस्ड डेवलपमेंट इज़ द राइट आंसर टू अर्बन फ्लड्स। तो एक एनवायरनमेंट का टॉपिक हो गया, एक ज्योग्राफी का टॉपिक हो गया। एक जो मैंने जैसे क्वेश्चन पहले मेंशन किया था जो इंटरलिंकेजेस को एक्सप्लेन करता है कि हाउ फार डू यू थिंक India's domestic concern of ensuring food security for its citizens hampers its strategic autonomy in international relations। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको एग्रीकल्चर की नॉलेज होनी ज़रूरी है, उसके बाद आपको पॉलिटी की नॉलेज होनी ज़रूरी है कि आप अप्रिशिएट कर पाओ कि फूड सिक्योरिटी आपके सिटीजन्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर आपको ये जानना ज़रूरी है कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहाँ इंपॉर्टेंट है। फिर आप ये देखोगे कि इन सब के कारण आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे इफेक्ट हो रही हैं। तो ये पॉइंट जो है वो आईएएस के लिए स्पेसिफिक है कि आपको इंटरलिंकेजेस बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लगे हैं।
तो आपको कोई भी चीज़ है आपको समझ के अंडरस्टैंडिंग बेस करनी होगी। एंड फाइनली मैं आपको ये कह के रखूँगा कि मन में आप अपने किसी भी तरह का कोई डर ना रखें, सब अचीवेबल है। मैंने जैसे आपको पहले बताया, जब मैं 12th में था मुझे हिंदू कॉलेज ऐसा लगता था कि पता नहीं कितनी इम्पेनिट्रेबल चीज़ है, पता नहीं वहाँ पे पहुँचा जाएगा नहीं पहुँचा जाएगा। और ये मैंने कभी, मतलब मेरे लिए हिंदू कॉलेज में सिलेक्शन ही बहुत बड़ी बात थी, और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं वहाँ पे जाके, जो मैंने आपको पहले बताया कि मैं 3 साल टॉप कर लूँगा। आप अपनी कैपेबिलिटीज़ में हमेशा फेथ रखो, सब अचीवेबल है। जो लोग बाकी अचीव करते हैं वो भी आप जैसे मेरे जैसे इंसान ही हैं। तो आप कभी ये मत सोचो कि आप, कोई भी पूर्व धारणा नहीं रखनी है अपने मन में कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है। अगर आप सिस्टमेटिकली उसको अप्रोच करोगे, सिस्टमेटिकली उसको आप देखोगे कि क्या आपका चैलेंज है, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या आपकी असेसमेंट है, तो आप उसको डेफिनेटली कवर कर पाओगे और कोई भी चैलेंज इम्पॉसिबल नहीं है। थैंक यू। आज आपको श्री दिव्यांशु सिंगल IAS हिमाचल प्रदेश कैडर से बहुत सारी जानकारियां हासिल हुई। आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी और समझी। इन्होंने कैसे इतनी कम अवस्था में IAS जैसी मुश्किल परीक्षा को उत्तीर्ण किया, इसकी तमाम बारीकियां इन्होंने आपको बताई हैं। आपने उन्हें नोट भी किया है, आपने उन्हें आत्मसात भी किया है। लेकिन नोट करना और आत्मसात करना ही कभी पर्याप्त नहीं होता। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन, ज्ञान का प्रयोग किसमें? कामयाबी को हासिल करने में। ज्ञान का प्रयोग किसमें? मानव जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने में। ज्ञान का प्रयोग किसमें? ज्ञान का प्रयोग इस धरती को, इस देश को, इस समाज को सुंदर बनाने में हमने करना है। अब हम 2 काम कर सकते हैं। एक काम तो ये कि एक लंबा सेशन 2.25 घंटे का हुआ, आप लोग स्टूल्स पर बैठे हुए थे और हो सकता है कि आप लोग थक गए हों। और एक ये कि जैसा कि सर ने कहा कि मैं 10 से 12 घंटे रोज पढ़ लेता था, तो आप भी कहें कि अभी भी हम उठेंगे नहीं और हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की क्लास होनी है, जो हमारी विज्ञान की क्लास होनी है, उसमें हम ऐसे ही बैठकर दत्तचित्त होकर अपने अध्ययन को पूर्ण करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं, छुट्टी कर दें या पढ़ाई करें? हाँ, ये हुई बात। ये है ज्ञान का प्रयोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। खैर, अब मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। एक बात की शुभकामनाएं श्री दिव्यांशु सिंगल को देना चाहता हूं, और वो शुभकामनाएं इस बात की, ये बात इनको अभी मैंने अपनी पूर्व चर्चा में भी कही थी, और वो बात ये कि इनकी अवस्था इतनी कम है कि जब ये रिटायर होंगे तो कम से कम हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी होंगे। ये हम सब के लिए फख्र की बात होगी कि हमारे ज़िले के एक व्यक्तित्व, हमारे ज़िले के एक बच्चे ने हिमाचल प्रदेश में अपने मूल्यों के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से, अपने ज्ञान के सकारात्मक प्रयोग के माध्यम से एक उदाहरण पेश किया है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं सर, और निसंदेह हमारे बच्चों को और हम लोगों को आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। लेकिन इनकी जो 3 बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। मैंने पहले भी कही थी, वो है सहजता, सरलता और विनम्रता। मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि लाइफ में ना डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम में से अक्सर लगभग सभी में स्किल्स होती हैं, टैलेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी में टैलेंट नहीं होता। किसी पर्टिकुलर फील्ड में होगा, हो सकता है जो फील्ड सोसाइटी ज़्यादा वैल्यू करती है उसमें ना हो के किसी और फील्ड में कम हो। लेकिन किसी भी टैलेंट को इम्प्रूव करने के लिए, उसको पॉलिश करने के लिए
या उस टैलेंट को अच्छे से यूटिलाइज़ करने के लिए आप में डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। और हर चीज़ में, मतलब A to Z चीज़ में पेशेंस और डिसिप्लिन आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं, एंड दे ऑलवेज टेक यू फॉरवर्ड नो मैटर व्हाट द सिचुएशन। जैसे मैंने खुद आपको बताया था कि मेरी हैंड राइटिंग ना शुरू से बहुत गंदी थी, और मेरे पापा मेरी हैंड राइटिंग के लिए मुझे काफ़ी अच्छे विशेषण देते थे, लेकिन मुझे जब रियलाइज़ हुआ कि ये हैंड राइटिंग मुझे आगे नुकसान करेगी, मेरी स्टडी को हैम्पर करेगी, तो मैंने खुद से एफ़र्ट लगा के ऑनलाइन 2-3 चीज़ें देख के, कर्सिव बुक से और कई सारी चीज़ों से अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव की। वो जो फेज़ होता है वो कभी जनरली अच्छा नहीं लगता। कोई भी आपको इम्प्रूवमेंट वाला जो फेज़ होता है ना, कोई भी चीज़ है आपको उसके लिए कॉस्ट पे करना ही पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि नो गेन विदाउट पेन वाली चीज़ है। सिमिलरली जब आप स्टडी कर रहे हो तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी फोकस करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब जैसे यूपीएससी का जो एग्ज़ाम था उसमें आई यूज़ टू वेकअप एट अराउंड 5 o'clock एंड मैं अपने घर पे वापस आता था अराउंड 6 o'clock इन द इवनिंग, और उसके बाद आके मुझे बहुत चीज़ें रिवाइज़ करनी होती थी अगले दिन के पेपर के लिए, और उसके बाद जाके मुझे 2 पेपर कंटिन्यूसली लिखने हैं। सिमिलरली कोई भी आपका एग्ज़ाम आपकी सिर्फ मेंटल एंड्योरेंस चेक नहीं करता, आपकी फ़िज़िकल एंड्योरेंस भी बहुत चेक करता है। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस का हमेशा ध्यान रखो। उसके लिए भी आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप दिन में सुबह उठ के सिर्फ आधा घंटा अपने लिए स्पेयर करो, बट डू स्पेयर हाफ एन आवर फॉर यू योर सेल्फ। नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर हेल्थ। आपकी हेल्थ है तभी आप किसी चीज़ को एंजॉय कर पाओगे। अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो आप किसी मर्जी पोजीशन पे पहुंच जाओ, कुछ कर लो, आप उसको कभी भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। वो सारी अचीवमेंट्स मीनिंगलेस होंगी अगर आप अपनी हेल्थ पे वर्क नहीं करते तो आई वुड ऑलवेज से डिसिप्लिन, पेशेंस एंड फिजिकल हेल्थ। थैंक यू।